क्या आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लें या रेडी टू मूव लें? कौन सी प्रॉपर्टी आपको सूट करेगी, कौन सी आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ किस आदमी को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और किसको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की। दोस्तों, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंस्टेंट रेडी है। आपने एक तरफ प्रॉपर्टी के पैसे दिए, अपने नाम रजिस्ट्री कराई, आपको घर की चाबी मिल गई। अब आप वो प्रॉपर्टी आपके लिए रेडी है, आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की प्रॉपर्टी लेने के कुछ बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं जिनको एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप चेक कर सकते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे है, आपका रूम साइज कैसा है, आपके ड्राइंग रूम के साइज कैसे हैं, या घर में क्या इंटीरियर हुआ है, क्या बचा हुआ है। तो एक तरह से आप अपने घर का पूरा फील ले सकते हैं। तो ये आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलता, रेडी टू मूव में ये फैसिलिटी आपको मिलती है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा बेनिफिट उसका ये होता है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी आज की डेट में 5% या कई स्टेट्स में कुछ ज़्यादा भी है। तो आप इसको इस तरह से समझें कि सपोज आप एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में लेते हैं रेडी टू मूव और एक तरफ लेते हैं 1 करोड़ में अंडर कंस्ट्रक्शन, तो 1 करोड़ में आपको 5% ऊपर जीएसटी लग के वो 1 करोड़ 5 लाख की पड़ेगी, जबकि रेडी टू मूव आपको 1 करोड़ पे ये लगेगी क्योंकि उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह एक अगला बेनिफिट कि आपको रेडी टू मूव में जो टैक्स बेनिफिट है, जो इनकम टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है। आपने बैंक लोन लिया तो आपको होम लोन के जब आप पेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल की पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट, तो वहाँ एक बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80C और 24 के अंतर्गत आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। अपनी रिटर्न पे करेंगे तो वो आप पे एप्लीकेबल है। दोस्तों, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वहां भी लेनी अच्छी है। सपोज आपने कोई कैपिटल गेन का पैसा सेव करना है, तो कैपिटल गेन का पैसा सेव करने के लिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ही ओनली एप्लीकेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो रिस्क फ्री है। आप उन सब चक्कर से बच जाते हैं कि बिल्डर लेट बनाएगा या कंस्ट्रक्शन कितनी डिले होगी या लैंड में कोई डिस्प्यूट आ गया या इसी तरह से उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसे इश्यू आ गए, सपोज कोई कोरोना आ गया या फिर पोल्यूशन की वजह से काम रुका हुआ है या काफी लंबे टाइम तक वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। तो एक बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है कि इन सब रिस्क से आप फ्री हो जाते हो। तो ये रेडी टू मूव के एडवांटेजेस हैं। इसके साथ जो इसको सबसे डिफरेंस करता है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हमेशा एक प्राइस रखती है। जब आप इसको सेल करना चाहते हैं तो इसका एक एक्स रेट होता है। सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो रेडी टू मूव है तो वो हमेशा बेची जा सकती है मार्केट से रेट से कुछ प्लस या माइनस करके आप उसको सेल कर सकते हो। जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सपोज वो किसी रीजन से बिल्डर नहीं बना रहा तो फिर आप उसमें एग्जिट भी नहीं हो सकते, कोई उसका रेट ही नहीं होता। आप मार्केट से कम रेट पे भी सेल करना चाहें तो वो भी सेल नहीं होती है एक बार यदि प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज के साथ हैं जिनको आप देख सकते हैं। दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो होती है जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, जिसको आपने बिल्डर से जस्ट बुकिंग कराई है और काम अभी शुरू हुआ है या शुरू होने को 1-2 साल हुए हैं। तो इस प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4-5 ईयर्स के बाद मिलना है। तो इसको हम अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में प्रॉपर्टी को मानते हैं। दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने के भी एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि यहाँ जो आपकी पेमेंट जाती है वो इंस्टॉलमेंट में जाती है। आपको 2 साल या 3 साल का पेमेंट का प्लान मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस बेनिफिट की वजह से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेना पसंद करते हैं। साथ ही साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको चॉइस मिल जाती है। रेडी टू मूव में ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते हैं, आपको आपकी चॉइस नहीं मिल पाती। बट अंडर कंस्ट्रक्शन क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुई है तो बिल्डर के पास सारे ऑप्शन खुले होते हैं। आप चूज कर सकते हैं आपको हायर फ्लोर लेना है, लोअर फ्लोर लेना है, पार्क फेसिंग लेना है, कोई ईस्ट फेसिंग की डायरेक्शन लेनी है या कोई वास्तु से रिलेटेड आपको स्पेसिफिक नंबर चाहिए, तो वो सब मिल जाता है। इसलिए लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाते हैं। दोस्तों, तीसरा जो एडवांटेज आता है अंडर कंस्ट्रक्शन में वो ये आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का यदि पर्पस है, आपका चाहते हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के ज़्यादा रिटर्न आ जाए, तो उस जगह ये प्रॉपर्टी बड़ा अच्छा सूट करती है। क्योंकि आज आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया है तो वो एरिया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का 2-3 साल बाद डेवलप हो जाएगा, प्राइस वहाँ के इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट एंगल से लोग इसमें पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो इन्हीं खूबसूरतियों की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेडी टू मूव लेनी चाहिए, ये मैं 2-3 पॉइंट डिस्कस करता हूँ जिसके बेस पे आपको डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों आपको चेक करना है कि आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है। एक चीज बिल्कुल फैक्ट है कि अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है।
आपको कंस्ट्रक्शन डिले हो सकती है, डिले हो सकती है, कोई भी कोर्ट केस आ सकता है, कोई बिल्डर के साथ इश्यू हो सकता है, या कई XYZ रीजंस हैं जो कंस्ट्रक्शन को डिले करा सकती है। तो हल्की सी आपको हमेशा चेक करना कि आपकी रिस्क एपिटाइट है, आप तैयार हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल डिले लेने के लिए, तो ही आप अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट, आप अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए ले रहे हैं ताकि उसका प्राइस का डिफरेंस है। तो आप चेक कीजिए जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर रेडी टू मूव का क्या रेट है और अंडर कंस्ट्रक्शन आप क्या रेट ले रहे हैं। सपोज यदि दोनों का रेट सेम है, सपोज आप 10,000 रुपये स्क्वायर फीट ही रेडी टू मूव है और वहीं आप 10,000 या 9,500 में आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप अपना डिसीजन को चेक करें कि आपको कौन सी ठीक रहेगी। इस प्राइस डिफरेंस ही आपका डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि दोनों में से कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए। यदि आप अपने रहने के लिए घर देख रहे हैं और आज की डेट में आप रेंट पे हैं, तो इस जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी कैलकुलेशन करके देखें। सपोज आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया, अगले 2 से 3 साल बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो 3 साल का आप रेंट कैलकुलेट करें, प्लस जो आपने बैंक लोन देके उस प्रॉपर्टी को बुक करा, जो उसकी EMI आ रही है, तो रेंट प्लस EMI को टोटल कैलकुलेट करके आप देखेंगे आपने कितना सेव करा, आपने मार्केट प्राइस से कितनी प्रॉपर्टी सस्ती ली और कितना आप उसमें से इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जब इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो एक डिसीजन लेना आपको इजी हो जाएगा कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हैं तो इमीडिएट आपका एटलीस्ट रेंट खत्म हो जाता है, ओनली EMI रहती है, तो आपको क्या सूट करता है, ओनली EMI देना या रेंट प्लस EMI दोनों देना। तो ये प्राइस की जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, एक एक्सेल शीट बना लेंगे, दोनों के साइमल्टेनियसली कंपेयर कर लेंगे दोनों को, तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। दोस्तों मैंने दोनों ही डिस्कस करे आपको पॉइंट्स, रेडी टू मूव के एडवांटेजेस प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन के एडवांटेजेस। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो उस टाइम हमेशा ये ध्यान रखें कि बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी हो, उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट अच्छे हो, और आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत होना चाहिए। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो उसकी गाइडलाइंस में आना चाहिए। और साथ ही साथ आप जो बिल्डर के साथ पेमेंट प्लान कर रहे हैं उसमें हमेशा ट्राई करें कि बिल्डर की जो मैक्सिमम पेमेंट है उन पोजेशन दी जाए। जो आज की डेट में कई बिल्डर्स दे रहे हैं 20% अभी दे दीजिए 80% पोजेशन पे, या 30% अब 70% पोजेशन पे, तो ये प्लान्स अच्छे हैं। तो जो इस तरह के पेमेंट प्लान को चूज कीजिए, रेरा चेक कीजिए और फिर उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन में आप इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आपको ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव से रिलेटेड हमने डिस्कशन करा कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, आपको डिसीजन लेने में इजी करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।